नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को शब्दस्य किंगलक्षणम के च तद्भेदाः के संबंध में कह रहे थे। उसी संदर्भ में अब शब्द के संबंध में विस्तार से कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो शब्द उस गुण को कहते हैं जिसे कान से सुना जाता है। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि सर्व तो चक्षुश्रवा है, वह तो कान से शब्द को नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि सुनता वह भी कान से ही है। भेद अन्य जीवों से उसे यह है कि चक्षु छिद्र और कर्ण छिद्र दोनों स्थानों में नहीं है, इसलिए वह चक्षुश्रवा कहलाता है। कुछ लोग इसे गुण न मानकर द्रव्य मानते हैं। उनका कहना है कि शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, अन्यथा शब्द का श्रवण ही नहीं हो सकेगा। आज तो टेलीफोन आदि से बहुत दूर के शब्द भी सुनाई देते हैं, अतः गतिशील इसे मानना ही होगा। फिर उसे द्रव्य मानना अनिवार्य होता है, क्योंकि क्रिया अर्थात चलन द्रव्य में ही होता है। इतना ही नहीं, मंदिर, पर्वत की गुफाओं, बंद पक्के घर आदि में शब्द की प्रति ध्वनि होती है। यह शब्द को द्रव्य मानने पर ही संगत हो सकती है। गतिशील शब्द दृढ़ द्रव्य से टक्कर खाकर लौटते हैं, तो वे ही प्रतिध्वनि शब्द से कहे जाते हैं इत्यादि। किंतु इसमें कठिनता यह प्राप्त होती है कि तीव्र तीव्रतर, मंद मंदतर रूप से गृहीत होने के कारण उसे नित्य व्यापक तो माना नहीं जा सकता। अनित्य और उत्पत्तिशील ही मानना पड़ेगा। फिर पार्थिव आदि परमाणुओं के समान इसका भी परमाणु मानना होगा, परंतु इस क्रम से अवयवों को जोड़कर शब्द का उत्पादन अनुभव विषय नहीं होता। श्रूयमान क आदि प्रत्येक वर्ण को शब्द का परमाणु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय और अप्रत्यक्ष होता है। महान अवयवी शब्द मानने पर पृथक उन अवयवों का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो होता नहीं। शब्द को द्रव्य मानने में सबसे बड़ी कठिनता यह प्राप्त होती है कि एकदा एक द्रव्य में क्रिया एकाभिमुखी ही होती है। जैसे किसी वस्तु को फेंकने पर या गिराने पर वह किसी एक ही ओर जाती है। शब्द में ऐसा स्वभाव मानने पर चारों ओर शब्द सुनाई नहीं देगा, किंतु ऐसी बात नहीं होती। एक स्थान में जयमान शब्द का श्रवण चारों ओर होता है। यदि यह कहा जाए कि शब्द चक्राकार गतिशील होता है, इसलिए चारों ओर शब्द सुनाई देता है, फिर भी ऊपर और नीचे या अलग बगल शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि शब्द को यदि परमाणु, द्वैनुक आदि क्रम से उत्पन्न द्रव्य माना जाएगा, तो वह या तो संयोगज द्रव्य होगा या तो विभागज द्रव्य। उभयथा अनुपस्थित है, क्योंकि क ख आदि एक एक शब्द को संयोगज इसलिए नहीं माना जा सकता कि उसके अवयवभूत वर्ण उपलब्ध नहीं है, जिन्हें जोड़कर प्रत्येक वर्ण का उत्पाद हो सकेगा। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, विभागज द्रव्य भी इसलिए नहीं हो सकेगा कि किस वर्णात्मक अवयव के विश्लेषण से क ख आदि एक एक वर्णात्मक शब्द उत्पन्न होगा। दूसरी बात यह भी है कि विभागज द्रव्य नियमतः पूर्ववर्ती अवयवी द्रव्य सापेक्ष हुआ करता है, एवं
उससे अपकृष्ट परिमाण वाला हुआ करता है। जैसे 10 हाथ के एक कपड़े को फाड़ कर 2 टुकड़े कर देने पर जो 5-5 हाथ के हो, 5-5 हाथ के 2 खंड कपड़े होते हैं, वे पूर्ववर्ती 10 हाथ के एक कपड़े की अपेक्षा रखते हैं और उससे छोटे होते हैं। प्रकृति में ऐसी बात नहीं है। क ख आदि वर्ण से पूर्व कोई अवयवी शब्द नहीं पाया जाता जिसको अपेक्षा कर ये क ख आदि वर्ण उससे छोटे होते हुए उत्पन्न हो सके। कुछ लोग क ख आदि वर्णात्मक शब्द को नित्य और व्यापक द्रव्य मानते हैं और अभिव्यंजक विशेष के सानिध्य में तदद वर्णों की अभिव्यक्ति मानते हैं, किंतु यह बात इसलिए नहीं जचती कि अभिव्यंजक संयोग एवं विभाग को ही मानना होगा। यहाँ सो नहीं माना जा सकता, क्योंकि अव्यंग और व्यंजक इन दोनों को समवायिकत्व का नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि दृश्य में दीप प्रभा आदि का संयोग होता है। कभी और दृश्य वस्तु अभिव्यंग होती है। कभी प्रकृति में व्यंग्य शब्द और व्यंजक संयोग एवं विभाग को समसायिकता नहीं होती। बंदूक दागने वाले लोगों का अनुभव एवं कहना है कि जब लक्ष्य गोली से आहत हो जाता है तब शब्द सुनाई देता है। अतः यह मतवाद संगत नहीं मालूम होता। तत्वतः शब्द उत्पत्ति विनाशशील एक प्रकार का गुण है। यह आकाश में ही उत्पन्न होता है। संयोग एवं विभाग इसके उत्पादक हैं। शब्द का श्रवण इसलिए होता है कि शब्द के उत्पाद स्थान से लेकर श्रोता के कान तक क्रम से शब्द की धारा उत्पन्न होती है। अर्थात एक शब्द से द्वितीय तत्जातीय शब्द, उससे तृतीय तत्जातीय शब्द अनंत आकाश में उत्पन्न होते हैं। सुतरांग श्रोता के कान में उत्पन्न होने वाले शब्द को वह सुनता है। शब्द धारा के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों के 2 मत पाए जाते हैं। जैसे विचितरंग दृष्टांतानुसार शब्द की उत्पत्ति और कदम्ब मुकुल दृष्टांतानुसार शब्द की उत्पत्ति। प्रथम पक्ष का अभिप्राय यह है कि जैसे जल में किसी अति वेगवान दृढ़तर बड़े द्रव्य के गिरने से उसे वेष्टन करके गोल लहर उद्गत होती है और उससे फिर दूसरी लहर पूर्व की अपेक्षा से अधिक देश व्यापी उठती है, फिर उससे तीसरी, इस तरह कल्लोल माला चढ़ पड़ती है। इसी प्रकार एक शब्द के उत्पन्न होने पर उससे अधिक देश व्यापी 10 दिशाओं में एक दूसरा, उससे फिर तीसरा, इस प्रकार से अनंत आकाश में शब्द की धारा चल पड़ती है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि जैसे कंदुक कल्प कदम्ब पुष्प में सब ओर केसर शिखाएं निकलती है, उसी प्रकार एक शब्द से उत्पन्न होने पर उससे सभी ओर अर्थात 10 दिशाओं में 10 शब्द उत्पन्न होते हैं। उनके अंतर्गत प्रत्येक से भी फिर उसी प्रकार 10-10 शब्द उत्पन्न होते हैं। अनंत आकाश में इस तरह शब्द धारा उत्पन्न होती है। प्रथम शब्दोत्पत्ति स्थान से श्रोता जितना दूर हो जाता है, शब्द उसे उतना ही स्पष्ट भाव से सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि दूरत्व शब्द के सुनने में प्रतिबंधक हो जाता है, किंतु दूरत्व प्रतिबंधक शक्ति का भी प्रतिबंध 2 प्रकारों से किया जा सकता है। जैसे यदि शब्द धारा को केंद्रित कर लिया जाए तो दूर से भी शब्द सुना जा सकता है। यही कारण है कि टेलीफोन से दूरवर्ती शब्द भी सुना जाता है। ऐसी स्थिति में शब्द धारा केंद्रित हो जाती है। यह बात इसलिए मालूम होती है कि टेलीफोन से की जाने वाली बातचीत को बेतार के तार, रेडियो आदि से नहीं सुना जा सकता। दूरत्व प्रतिबंधक शक्ति के प्रतिबंध का दूसरा उपाय है यंत्र विशेष। यही कारण है कि निर्वच्छिन्न भाव से शब्द धारा के उत्पन्न होने पर भी दूरवर्ती शब्द उक्त यंत्रों के सहाय से सुना जाता है।
अथवा यह भी कल्पना की जा सकती है कि इसके मूल में भी शब्द या केंद्रीकरण ही काम करता है, अर्थात यंत्र सम्मुख उत्पन्न शब्द से 10 दिग्वच्छिन्न शब्द उत्पन्न न होकर एकाभिमुख अर्थात श्रोता की ओर ही शब्द धारा चल पड़ती है, जिससे शब्द स्पष्ट हो उठता है। अन्य बहुत शब्द के उत्पादन से तद्गत सामर्थ्य का ह्रास अयुक्त नहीं। उक्त वीची तरंग दृष्टांत और कदम्ब मुकुल दृष्टांत के बीच कुछ परवर्ती प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने प्रथम को ही उपयुक्त माना है, क्योंकि उसमें उत्पन्न शब्दों की संख्या में बहुत कमी होने से लाघव संभावित होता है। परंतु इन यांत्रिक शब्द ग्रहणों को ध्यान में लाने पर द्वितीय मतवाद की संगत मालूम होता है। कुछ लोग परवर्ती काल में ग्रामोफोन से सजातीय शब्द की सुनाई के कारण शब्द को नित्य अस्थायी मानते हैं। उसका कहना है कि समय समय पर उक्त यंत्र से शब्द की अभिव्यक्ति पर काल में होती है, किंतु शब्द अभिव्यंग्य नहीं हो सकता। यह बात पहले बतलाई जा चुकी है। रही बात ग्रामोफोन से सजातीय शब्द ग्रहण की, तो इसका उपादान शब्द के अनित्य पक्ष में भी किया जा सकता है। मनुष्य आदि के शरीर भी तो एक यंत्र ही है। उसके सहाय से यदि आकाश में शब्दोत्पादन होता है तो ग्रामोफोन यंत्र के सहाय से भी हो सकता है। यदि वादक अच्छा हो तो उसकी कुशलता से बिना आदि के तारों से सहाय से भी पूर्वोक्त शब्द के सजातीय शब्द उत्पन्न होते ही हैं और सुने ही जाते हैं। वर्ण नित्यत्व पक्ष में बड़ी अनुपत्ति यह प्राप्त होती है कि सभी वर्ण सब जगह विद्यमान रहेंगे, फिर किसी की ही अभिव्यक्ति क्यों होगी? शब्द को आकाश का गुण न मानकर वायु का गुण क्यों माना जाए? इस संबंध में प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों का कहना है कि वायु के गुण यावद वायुकाल अस्थायी होते हैं, किंतु शब्द ऐसा नहीं है, अतः उसे वायु का गुण नहीं माना जा सकता है। कुछ लोग शब्द को पृथ्वी आदि पांचों द्रव्यों का गुण मानते हैं, क्योंकि उनके मत में आकाश से वायु की और उससे तेज की, उससे जल की और उससे पृथ्वी की उत्पत्ति मानते हैं, और परवर्ती भूतों में पूर्व गुण का भी समावेश मानते हैं। क्योंकि परिणामवादी होने के कारण उनके मत में आकाश वायु रूपेण परिणत होता है, अतः कार्य में कारण गुण का होना आवश्यक हो जाता है। परंतु सजातीय द्रव्य से सजातीय द्रव्य का आरंभ मानने वाले के लिए केवल आकाश में ही शब्द मानना उचित है। शब्द, ध्वनि, वर्ण इन दो भागों में विभक्त समझना चाहिए। वाक्य के अंशभूत क, ख आदि हैं वर्ण और तदभिन्न है ध्वनि। मृदंग आदि के शब्द होते हैं ध्वनि रूप इति। अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को पदार्थ शास्त्र का प्रथम भाग समाप्त करने के बाद अब आगे की कक्षा में हम बुद्धेः किंग लक्षणम कतिविधा चौसा इसके संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।